वेलकम बैक इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिए बेटा, पिछले वीडियो में हमने बायोलॉजी के अंतर्गत हमने ग्रसनी और ग्रासनली इनके बारे में पढ़ा था। और बेटा इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आमाशय। क्या पढ़ेंगे बेटा? आमाशय। देखिएगा, आमाशय की बात करें तो गौर से एक बार आमाशय का चित्र देखिएगा। ठीक है, आपके बगल में जो आमाशय का चित्र लगा है यानी मेरे बगल में, ठीक है, तो उसको गौर से देखिएगा। इसकी जो आकृति है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, वो कहीं ना कहीं सी आकार की है। कैसी है बेटा? सी आकार की है। यानी एक प्रश्न यहां से ये बन सकता है बेटा कि आमाशय की जो आकृति होती है, तो आमाशय की आकृति किसके आकार की होती है बेटा? तो सी आकार की होती है। समझ में आया ना? ठीक है, पॉइंट समझिएगा। जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैंने बायोलॉजी के सभी वीडियो बढ़िया डिटेल में पूरी विधिवत, एक छोटी सी छोटी भी जो बात होती है, जो पॉइंट होते हैं, मैंने नहीं छोड़े हैं, उनको जरूर देखिएगा। समझ में आया ना? और देखिएगा, आमाशय थोड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है, बात समझिएगा। कम से कम हमें उसके बारे में जरूर जानना चाहिए जो हमारे पास है। समझ में आया ना? तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस किए दे रहा हूं। आमाशय की बात करें तो आमाशय जैसे ग्रासनली जाती है और ग्रासनली जाकर आमाशय हमारे दाईं ओर से नहीं बोलेंगे बेटा, किस ओर से बेटा? बाईं ओर। यानी आमाशय बाईं ओर से ऐसे, ठीक है, यानी बाईं ओर से एक सी आकृति की। किसकी बेटा? अब आगे पॉइंट समझिएगा। और सॉरी, नली नहीं बोलेंगे, एक सी आकार की बेटा थैली होती है। क्या होती है बेटा? चित्र में जरूर देखिएगा, समझ में आया ना? देखिएगा, कह रहा है आमाशय। बेटा आमाशय की बात करें तो आमाशय एक चौड़ी, बेटा आमाशय एक चौड़ी थैली है। मतलब समझिएगा, आमाशय एक प्रकार की थैली है जो कैसी है बेटा? चौड़ी थैली है, जो उदर गुहा, बेटा उदर गुहा के बाईं ओर, वही चीज मैंने बताया ना, जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर, बेटा उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है, यानी फैली रहती है। यानी ये अनुप्रस्थ जो दिशा होती है उस दिशा में फैली रहती है। समझ में आया ना? यानी आमाशय एक प्रकार की थैली होती है। आमाशय एक प्रकार की क्या होती है बेटा? थैली होती है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली रहती है। बेटा इसकी लंबाई क्रमशः 10⁻n, कितनी बेटा? 10⁻n, और चौड़ाई 4⁻n होती है। मतलब समझिएगा, इसकी जो क्या बेटा, इसकी जो लंबाई वो कितनी होती है बेटा? 10⁻n, और चौड़ाई 4⁻n होती है। बात समझिएगा। आगे आमाशय। क्या बेटा? आमाशय। आमाशय के बेटा मुख्यतः 3 भाग होते हैं। आमाशय के मुख्यतः कितने भाग होते हैं बेटा? 3 भाग होते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं बेटा कार्डियक। क्या कहते हैं बेटा? कार्डियक। और जो दूसरा भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं बेटा फंडिक। क्या कहते हैं बेटा? फंडिक। और जो तीसरा भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं बेटा पाइलोरिक। अभी इनके बारे में भी पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कार्डियक की बात करें तो कार्डियक हमारे आमाशय का सबसे ऊपरी भाग होता है। मतलब समझिएगा, जो कार्डियक होता है ये आमाशय का सबसे ऊपरी भाग होता है। कैसे याद करेंगे? ध्यान रखिएगा। हार्ट के स्टडी को कहते हैं बेटा कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा? कार्डियोलॉजी। तो उसी से जो आमाशय, ये हार्ट है, ये आमाशय है, तो ऊपरी जो भाग होगा यानी हार्ट के पास का जो भाग होता है उसे कहते हैं कार्डियक। क्या कहते हैं बेटा? कार्डियक आमाशय। क्या कहते हैं बेटा? कार्डियक आमाशय कहते हैं। और जो मिडिल का रहता है यानी पाइलोरिक, ये इंपॉर्टेंट भाग है बेटा। ठीक है, बात समझिएगा। पाइलोरिक और कार्डियक के बीच में एक भाग होता है जो होता है बेटा फंडिक। क्या होता है बेटा? फंडिक होता है। और पाइलोरिक, यह बेटा कहीं ना कहीं छोटी आंत के ऊपर का भाग होता है। मतलब समझिएगा, आमाशय के बाद भोजन कहां जाता है? तो छोटी आंत में जाता है। पॉइंट समझ में आया ना? आगे देखिएगा, पॉइंट बिल्कुल समझ में आएंगे। कह रहा है आमाशय की दीवारें, जो आमाशय की दीवारें होती हैं वह मोटी तथा पेशीय वलित होती, मतलब मोटी होती और क्या बेटा? पेशी वलित होती हैं। यह वलित रोगी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? रोगी। अब पॉइंट समझिएगा, चित्र में देखते जाइएगा, रोगी कहां है बेटा? रोगी कहां है? अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, जब एक कहावत है, जब हमें भूख लगती है तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पेट में चूहे कूदते हैं। क्या बेटा? पेट में
चूहे कूदते हैं। मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, ये जो रूगी है इसका जो आकार होता है कुछ कांटेदार होता है, ऐसे, मतलब समझिएगा। तो जब आमाशय खाली होता है, जब आमाशय क्या होता है बेटा, खाली होता है, तो यानी जब आमाशय भूखा होता है एक प्रकार से, तो ये रोगी जो होते हैं ये कांटेदार होते हैं, तो ये अन्य भागों में चुभते हैं, तभी हमें भूख का अनुभव होता है। यही एक कहावत कहा जाता है कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्या कूद रहे हैं बेटा? तो चूहे नहीं कूदते, दरअसल जो रोगी होती है वो हमें आदेश देती है कि हम भूखे हैं। क्या देती है बेटा? भूखे हैं। समझ में आया ना? तो ये जो वलित होते हैं, जो मोटे मोटे वलित होते हैं, ये क्या कहलाते हैं बेटा? तो यह रोगी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? रोगी कहलाते हैं। आगे देखिएगा, जठरगम कप यानी जठरगम कपाट। क्या बेटा? जठरगम कपाट ग्रास नली आमाशय के कार्डियक भाग में खुलती है। मैंने पिछले वीडियो में आपको ग्रास नली पढ़ाया था, जिसने नहीं पढ़ा वो पीछे जाकर पढ़ सकता है। जो ग्रास नली है वो आमाशय के कार्डियक भाग अर्थात जो ऊपरी भाग है उसमें खुलती है। चित्र में देख लीजिएगा एक बार गौर से। जो हमारी क्या है, ग्रास नली है, वह कहीं ना कहीं आमाशय के भाग में खुल रही है, वो भी ऊपरी भाग। तो किस भाग में खुलती है? तो देख लीजिएगा ऊपरी, उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? कार्डियक। क्या कहते हैं बेटा? कार्डियक। ध्यान से समझिएगा, ग्रास नली आमाशय के कार्डियक भाग में खुलती है, जिसके अंत में एक जठरगम या कार्डियक कपाट होता है। मतलब समझिएगा, जठरगम या कार्डियक कपाट बेटा एक प्रकार की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा यहां पर पॉइंट क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि श्वास नली में एक प्रकार की क्या होती है बेटा? एक प्रकार का वाल होता है। एक प्रकार का क्या होता है बेटा? वाल होता है। जब हम भोजन करते हैं या पानी पीते हैं तो वो वाल श्वास नली में ढक जाता है। मतलब समझिएगा, ठीक है? क्या बेटा? वो वाल कहीं ना कहीं किस में ढक जाता है बेटा? श्वास नली में ढक जाता है, ठीक है? तो वो वाल का काम करता है। उसी प्रकार ग्रास नली के सबसे निचले भाग में और आमाशय के सबसे ऊपरी भाग में बेटा कार्टिलेज का बना हुआ एक जठरगम या कार्डियक कपाट होता है, जो भोजन को वापस नहीं जाने देता। मतलब समझिएगा, जो भोजन को वापस नहीं जाने देता है, अर्थात एक बार भोजन आ तो गया है पर वापस नहीं जाएगा। अभी मैं बहुत सारे पॉइंट बताऊंगा। बिल्कुल, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो मैं आपको इतने अच्छे इतने इंटरेस्टेड टॉपिक बता दूंगा, शायद आपने कभी ना पढ़े हो। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? अर्थात जब हम भोजन कर लेते हैं तो ये जाकर उसी में ढक जाता है, जिससे हमारा किया हुआ जो भोजन है वो आमाशय से बाहर नहीं जा पाता है। अगला पॉइंट समझिएगा, पाइलोरिक कपाट या पाइलोरिक रिफेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रिफेक्टर, ठीक है? यह छोटी आंत के डियोडेनम के पास होता है। एक कपाट होता है जो भोजन को वापस नहीं आने देता है। मतलब आमाशय के बाद भोजन जाता है छोटी आंत में। कहां जाता है बेटा? छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत की जो ऊपरी भाग है या ऊपरी जो परत है उसमें एक कपाट लगा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं या पाइलोरिक कपाट कहते हैं। वो क्या करता है? वो ढक लेता है। तो जब छोटी आंत में भोजन पहुंच जाता है तो वो वापस नहीं आता है। बात समझिएगा। परंतु यहां पर एक पॉइंट समझिएगा, जब हमें वॉमिटिंग अर्थात उल्टी, मतलब समझ रहे हैं ना, उल्टी होती है तो पूरा का पूरा भोजन बाहर हो जाता है। उसका कारण क्या होता है कि जो हमारे जठरगम यानी जो हमारे कपाट होते हैं वो सही से वर्क नहीं कर पाते हैं तभी। और एक चीज बता दें, वो सही से भोजन डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता है। मतलब समझिएगा, वो जो भोजन होता है वो सही से क्या नहीं हो पाता बेटा? डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो गरिष्ठ भोजन हमारे ग्रास नली से होते हुए मुख गुहा से फिर बाहर हो जाता है। समझ में आया ना? ठीक है? यानी डाइजेस्ट यानी अधपका भोजन होता है, और वो सड़ना स्टार्ट किया था उसने, तो जब कोई चीज सड़ती है तो ज्यादा गंध देती है। अभी उसने सड़ना स्टार्ट ही किया था, मतलब सड़ना नहीं, उसने अभी गलना स्टार्ट ही किया था और वो पहले ही बाहर हो गया। तो मत बेटा सही से वो डाइजेस्ट हुआ क्या? नहीं। तो फिर वो बदबू भी बहुत मारता है। ठीक है? बात समझ में आई? कोई दिक्कत इतने में? ठीक है, आगे देखिएगा। आमाशय में बेटा
आमाशय का जो पाइलोरिक भाग होता है उसमें 40 मिलियन जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी बेटा? 40 मिलियन जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन्हीं जठर ग्रंथियों को गैस्ट्रिक ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बेटा? इन्हीं जठर ग्रंथियों को गैस्ट्रिक ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है, जो प्रायः 3 लीटर यानी एक दिन में बेटा जो प्रायः 3 लीटर जठर रस प्रतिदिन स्रावित करती हैं। अर्थात एक दिन में कितना जठर रस स्रावित करती हैं? तो ध्यान रखिएगा, एक दिन में लगभग 3 लीटर, कितना बेटा? 3 लीटर जठर रस स्रावित करती हैं। अच्छा, एक पॉइंट और बता दें, ये जो आपका जठरगम कपाट था इसको हम एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है कार्डियक। बेटा कार्डियक अरिफिस। क्या बेटा? कार्डियक अरिफिस। कार्डियक अरिफिस यानी एक प्रकार की ऐसी मछली जो राह ढक लेती है। क्या ढक लेती है बेटा? और इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बेटा बोलते हैं पाइलोरिक अरिफिस। क्या बोलते हैं बेटा? पाइलोरिक अरिफिस। आगे देखिएगा फिर से, क्या बेटा? जठर रस या गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाई जाती हैं जो प्रायः 3 लीटर जठर रस प्रतिदिन स्रावित करती। देखिएगा भाई उसी के आगे, ठीक है। अब आगे सीखते हैं जठर रस। क्या सीखते हैं बेटा? जठर रस। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कहा गया है कि भोजन ग्रास नली से अमाशय में पहुंचता है। मैंने वही चीज बताया था पीछे भी कि जो हमारा भोजन होता है वह बेटा ग्रास नली से कहां पहुंचता है? तो बेटा जो भोजन होता है वो ग्रास नली से अमाशय में पहुंचता है। कहां पहुंचता है बेटा? आमाशय में पहुंचता है। और आमाशय में जो हमारा भोजन होता है वो एकत्र होता है यानी संचित होता है। यानी आमाशय में हमारा भोजन एकत्रित होता है। और देखिएगा जो आमाशय हमारा होता है वो पेशी गति करता है। पेशी गति का मतलब एक चक्की रूप में एक गति करता है, यानी पेशियों के द्वारा ऐसे चक्की के रूप में गति करता है। थोड़ा देख लीजिएगा चित्र में भी, ठीक है। आमाशय में पेशी गति के कारण जो हमारा भोजन है वह लुगदी रूप के रूप में बन जाता है। किसके रूप में बन जाता है बेटा? लुगदी के रूप में बन जाता है। और जो लुगदी बनती है बेटा उसी लुगदी को हम लोग कायम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कायम कहते हैं। मतलब समझिएगा, आमाशय में पेशी गति के कारण भोजन की लुगदी बन जाती है और जिसे क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। इतनी चीज समझ में आई ना? अगला पॉइंट समझिएगा। मेन जो इस का टॉपिक है, यानी इस का अगर टॉपिक देखा जाए यानी मेन है वो है जठर रस। क्या है बेटा? जठर रस, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा? गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं। और देखिएगा जो गैस्ट्रिक जूस होता है यानी जो जठर रस होता है, तो जठर रस कहीं ना कहीं 97 से 99% जल का बना होता है। यानी 100% भाग में से 97 से 99% जो भाग होता है वो किसका बना होता है बेटा? जल का बना होता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त श्लेष, मतलब समझिएगा श्लेष और 0.2 बेटा 0.2 से लेकर 0.5 HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? 0.2 से लेकर 0.5 तक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या जिसको हम लोग HCl के नाम से जानते हैं। और बेटा पेप्सिन, जठर, लाइपेज तथा रेनिन आदि एंजाइम होते हैं। इनके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, परंतु कब? जब हम एक तरफ से पढ़ेंगे बेटा पाचक ग्रंथियां, अर्थात पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, मतलब समझिएगा। ठीक है। तो पाचक ग्रंथियां भी एक प्रकार से मैंने अभी बताया था पीछे कि जो अमाशय होता है उसमें कितने बेटा? लगभग कितने मिलियन? कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। यानी जितने मिलियन क्या पाई जाती है बेटा? पाइलोरिक ग्रंथियां पाई जाती हैं, अर्थात जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। वो जठर रस का स्राव करती हैं। किसका? और जठर रस लगभग एक दिन में 3 लीटर निकलता है, जिसमें से 0.2% से लेकर 0.5% तक आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl पाया जाता है। ठीक है। और 97 से 99% क्या होता है बेटा? जल होता है। आगे देखिएगा। ठीक है। आगे कह रहे हैं जठर रस का जो पीएच मान होता है बेटा, जो जठर रस का क्या होता है बेटा? पीएच मान होता है वह 1 से 3.5। कितना बेटा? 1 से 3.5 होता है। अर्थात जठर रस का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है बेटा? तो 1 से 3.5 होता है।
आगे देखिएगा HCl वर्क क्या करता है। देखिएगा मैंने कई बार बताया, जब मैंने लार ग्रंथियां पढ़ाई थी यानी लार पढ़ाया था, ठीक है, वहां पर मैंने बताया था लाइसोजाइम। क्या बताया था बेटा? लाइसोजाइम, जो जीवाणुओं का नाश करता है। किसका नाश करता है बेटा? जीवाणुओं का हनन करता है, यानी भोजन में उपस्थित जितने भी जीवाणु होते हैं उनसे युद्ध लड़ता है और जीतता भी है। उसी प्रकार जब ग्रसनी से ग्रासनली में भोजन आता है और ग्रासनली से आमाशय में आता है, तो भोजन में कहीं ना कहीं जीवाणु, देखो सभी जीवाणु तो लार से नहीं मर सकते हैं, या लार ग्रंथि से जो एंजाइम स्रावित हुआ था उससे नहीं मर सकते। तो HCl क्या करता है? HCl भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मारने का काम करता है, अर्थात उनका नाश करने का काम करता है, यानी एक प्रकार से युद्ध होता है और HCl भी अपना दमदार है और लड़ता है। और एक चीज गौर से देखिएगा, केवल इतना % HCl है, मतलब समझिएगा केवल और केवल 0.5% अधिकतम हो सकता है। आगे देखिएगा, कह रहा है भोजन को सड़ने से रोकता है। जो हमारा HCl होता है वो भोजन को सड़ने से रोकता है। किससे रोकता है बेटा? भोजन को सड़ने से रोकता है। भोजन में जटिल पदार्थ, हड्डियां जैसे मांस, कभी कभी खा चुके हैं, यानी खा गए हैं, खा नहीं चुके हैं, ठीक है, हड्डियां व मांस जो खाते हैं उसको गलाने का काम करता है। आप पॉइंट समझिएगा, कभी कभी क्या होता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, वो अपना वर्क सही से नहीं कर पाता है। कब नहीं कर पाता है? जैसे मिर्च, तेल आदि की जो चीजें हैं उनको जब हम खा लेते हैं तो वो हार्ड होती हैं ज्यादा अधिक मात्रा में, ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो मात्रा होती है वो न्यून हो जाती है। और जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा न्यून हो जाती है तो सही से भोजन क्या नहीं हो पाता, गल नहीं पाता है, भोजन फिर सड़ने लगता है और भोजन में जीवाणु जो होते हैं वो नहीं मरते हैं। मतलब समझिएगा, यानी एक प्रकार से हम बीमारी को दावत देते हैं ज्यादा तेल मिर्च का प्रयोग करके। किसको दावत देते हैं बेटा? बीमारी को दावत देते हैं, ठीक है। और एक चीज, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को गला देता है, परंतु जो हमारा क्या है आमाशय की दीवारें हैं उनको क्यों नहीं गला पाता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। समझ में आया ना? पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि किसी को नहीं आता बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। अब चलते हैं बेटा आमाशय के कार्य। किसके कार्य बेटा? आमाशय के कार्य। आमाशय क्या करता है? ये भोजन को इकट्ठा करता है, संग्रह करता है। ये चीज मैंने पहले बता दी थी, समझ में आया ना? वही पॉइंट आया कि आमाशय क्या करता है बेटा? भोजन को संग्रह करता है, यानी भोजन को इकट्ठा करता है। भोजन में भौतिक परिवर्तन द्वारा आमाशय की जो दीवारें होती हैं उनका क्रमकुंचक द्वारा पिसकर लुगदी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी आमाशय भोजन को एक प्रकार से लुगदी अर्थात कायम में परिवर्तित कर देता है। बेटा भोजन को अम्लीय माध्यम प्राप्त करता है, यानी अम्लीय माध्यम। अच्छा एक चीज और बता दें, ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आई बेटा? फिर से एक बार समझ लीजिएगा, मैं आपको बताने जा रहा था पीएच अर्थात पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बेटा? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें कितना है? 1 से 3.5। देखिएगा एक पॉइंट समझिएगा, पीएच पैमाना। क्या बेटा? तो पीएच पैमाने की खोज की थी सोरेनसन ने। किसने की थी बेटा? सोरेनसन ने की थी। सोरेनसन ने बताया था कि अगर उदासीन विलयन देखा जाए तो उदासीन विलयन का मान होता है 7। कितना बेटा? 7। और उसने बताया था कि 7 से 14 तक अगर बीच में जाएंगे तो हमारा जो विलयन होगा, जो मैटर होगा, वो कैसा होगा बेटा? क्षारीय होगा। और उसके पहले का जो मैटर होगा अर्थात 1 से लेकर 7 तक, ये कैसा होगा बेटा? तो अम्लीय होगा। मतलब समझिएगा, मैं आपको पूरी की पूरी साइंस बढ़िया डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं आपको एक पॉइंट एकदम बेसिक से बताऊंगा, समझ में है ना? तो ध्यान रखिएगा, अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब करें।